जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान के पड़ोस में जंगी जहाज, हवा में ईंधन भरने वाले 31 विमानों की तैनाती। इस बीच ईरान पर अमेरिकी फौज का सीधा हमला भी शुरू। इजराइल ने क्यों मांगी अमेरिका से मदद, उधर ईरानी विदेश मंत्री की चेतावनी। अमेरिका का दखल होगा खतरनाक, जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे 22 मुस्लिम देशों का संगठन अरब लीग ईरान के समर्थन में बड़ा बयान। इजरायली हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ, तुरंत युद्ध रोकने की अपील। इसी के साथ आपको बताएंगे पुतिन बोले यूक्रेन हमारा, दोनों देशों के लोग एक। सूमी शहर पर कब्जे की दी चेतावनी, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया पलटवार। तो दोस्तों सभी खबरें विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान के साथ संघर्ष में उलझे इजराइल को अमेरिका की ओर से मदद मिल रही है, लेकिन वो सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं रहा है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब सीधे तौर पर अमेरिका भी ईरान पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह ईरान के पास अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हलचल है। अमेरिकी सेना ईरान के पास ईंधन भरने वाले विमानों की तैनाती कर रही है। अमेरिका के विमान वाहक पोत भी पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप प्रशासन ईरानी ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा है। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमले शुरू किए थे। ईरान ने इजरायली अटैक का मजबूती से जवाब दिया है। ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजराइल के कई प्रमुख शहरों में हमले किए। संघर्ष तेज होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की अपील की थी, लेकिन ट्रंप सीधे युद्ध में शामिल होने से बच रहे थे। हालांकि इससे पहले अमेरिकी फौज अलर्ट मोड पर दिख रही थी। द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून को कम से कम 31 ईंधन भरने वाले विमान अमेरिकी ठिकानों से यूरोप की ओर रवाना हुए, जो पश्चिम एशिया में ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदुओं पर रुके हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसे तैनात विमानों की सटीक संख्या पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ऐसे 31 विमानों का बेड़ा एक साथ काम करने वाले 200 लड़ाकू विमानों का समर्थन कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज की इस तैनाती से पहले ही पता चल गया था कि यह संभावित रूप से ईरान में ऑपरेशन की तैयारी है। यूएसएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने वियतनाम में अपने निर्धारित प्रोटोकॉल रद्द कर दिए। ये अमेरिकी जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर छोड़कर पश्चिम एशिया में विमान वाहक पोतों में शामिल होने जा रहा है। अमेरिका ने इजराइल के साथ ईरान पर हमले का फैसला लिया तो ये ईंधन भरने वाले विमान और विमान वाहक पोत उसके लिए सबसे अहम होंगे। दरअसल इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की साइटों को निशाना बनाते हुए हवाई हमला किया है। हालांकि इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने की बात कही जा रही है। इसकी वजह ईरान परमाणु साइटों का जमीन के नीचे होना है। इजराइल के पास ऐसे वेपन्स नहीं है जो बहुत जमीन के अंदर तक जा सके। ऐसे में इजराइल को अमेरिकी मदद की जरूरत है, क्योंकि अमेरिकी वायुसेना ही B-2 बॉम्बर्स का उपयोग करके जमीन के नीचे अटैक कर सकती है। वहीं दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान की जनता पर बमबारी के बीच अमेरिका से बातचीत मुमकिन नहीं है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, हम ऐसे हालात में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकते जब हमारे लोग बमबारी झेल रहे हैं। अब्बास अरागची ने दावा किया कि अमेरिका शुरू से ही इस हमले में शामिल रहा है। बीबीसी के मुताबिक उन्होंने इस्तांबुल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार है। अरागची ने चेतावनी दी कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिका की किसी भी तरह की दखल अंदाजी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन उस वक्त इसे टाल दिया गया था क्योंकि उम्मीद थी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने पर सहमत हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी सहमति पर पहुंचने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। अतीत में भी कूटनीति के जरिए काम हुआ है और भविष्य में यह तरीका काम कर सकता है। बातचीत की मेज पर आने के लिए जरूरी है कि यह आक्रामकता रुके। वहीं दूसरी ओर
दोस्तों 22 अरब देशों के विदेश मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक शुक्रवार को तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई। बैठक की अध्यक्षता जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने की। इसमें इजरायल के ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की गई और कहा गया कि यह संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य देश की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है, जो पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रियों ने युद्ध रोकने और कूटनीति के समाधान पर जोर दिया और कहा कि बातचीत के जरिए ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई हल निकाला जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की कि वो आगे आकर इजरायल की आक्रामकता को रोके और अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करे। बैठक में यह भी कहा गया कि अगर पूरे इलाके में शांति चाहिए तो सबसे पहले गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों को रोका जाए, वहां तुरंत और पर्याप्त इंसानी मदद पहुंचाई जाए और वेस्ट बैंक में गैर कानूनी कार्रवाइयों को बंद किया जाए, क्योंकि यही तनाव की असली जड़ें हैं। मंत्रियों ने चेतावनी दी कि इजरायल की नीतियां पूरे क्षेत्र को और गहरे संघर्ष की ओर धकेल रही है। उन्होंने जोर दिया कि 2002 की अरब शांति पहल और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ही स्थायी समाधान संभव है। मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर और विनाशकारी हथियारों से मुक्त करना होगा। इस पर भी सभी मंत्रियों ने सहमति जताई और कहा कि सभी क्षेत्रीय देशों को न्यूक्लियर हथियार न फैलाने की संधि NPT में शामिल होना चाहिए। परमाणु रिसाव के खतरों पर भी चिंता जताई गई और कहा गया कि इससे इंसान और पर्यावरण दोनों को भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल ये बैठक OIC यानी इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग से ठीक पहले हुई, जिसकी अध्यक्षता तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान कर रहे हैं। यह सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब 13 जून से इजरायल ने अमेरिका के समर्थन से ईरान पर बड़े हमले शुरू कर रखे हैं, जिनमें न्यूक्लियर ठिकाने, मिसाइल बेस, सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से इजरायल पर सबसे बड़ा कार्रवाई की है। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि पूरा यूक्रेन हमारा है। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेनी शहर सूमी पर बफर जोन बनाने के लिए कब्जा करने की चेतावनी दी है। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में कहा कि रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही है और इस लिहाज से पूरा यूक्रेन रूस का है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन की आजादी पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ना होगा। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के इस बात को खारिज किया कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं। दरअसल रूस अभी यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं, जिसमें क्रीमिया, लुहानस्क क्षेत्र का 99% से अधिक, डोनेट्स्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन क्षेत्रों का 70% से अधिक और खार्किव, सूमी और दनिप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्रों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन की सीमा से लगे सूमी क्षेत्र में एक बफर जोन बनाने की बात कही थी। इसका मकसद रूस के बॉर्डर इलाकों जैसे कुर्स्क, ब्रायांस्क और बेलग्रोड को यूक्रेनी ड्रोन और तोपखाने के हमलों से बचाना है। रूसी सेना ने सूमी के 4 गांवों पर कब्जा किया है, जो अब ग्रे जोन में है। रूस का दावा है कि सूमी शहर को बफर जोन में शामिल करने से यूक्रेन के हमले की क्षमता कम होगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।